नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। अब शुरू होता है प्राइम एट 4 और प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह आपको मैं बताने वाला हूं आज प्राइम एट 4 किन खबरों को प्रमुखता से आपके सामने रखने वाला है। हम आपको दिखाएंगे झारखंड में योगी की डिमांड हाई, विपक्ष के लिए इधर कुआं उधर खाई। ये खबर ध्यान से देखिएगा। और यूपी में डीजीपी नियुक्ति पर कलेश, कैसे भिड़े योगी से अखिलेश, ये खबर भी प्राइम एट 4 में। प्राइम एट 4 में ये भी कनाडा में जय श्री राम, हिंदुस्तान के विरोधी हो जाएं सावधान। पूरी खबर आपके सामने रखूंगा। और मौसी रील बनाती रही, बच्ची डूब गई, कहां हुआ ये दर्दनाक हादसा, प्राइम एट 4 आपको बताएगा। लेकिन सबके रिश्तों और एलएसी पर तनाव कम करने के संदर्भ में विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद भी कई चुनौतियां हैं, एस जयशंकर ने कहा। एस्केलेशन पर सहमति बनाना, डी एस्केलेशन पर सहमति बनाना एक चुनौती है। रिश्तों में और सुधार पर काम हो रहा है। कजान में भारत चीन के बीच एक सार्थक बैठक हुई है, एस जयशंकर ने कहा। कुल मिलाकर अभी जो डिसएंगेजमेंट आप देख रहे हैं, धीरे धीरे पेट्रोलिंग को लेकर यथास्थिति बहाल हो रही है 2020 वाली। यहां एस जयशंकर का बयान ऐसे में सामने आना और ये कहना कि अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, ये बताता है कि इस मामले में अभी गुंजाइशें हैं। It's a positive development. The fact that with that, once it's done, the disengagement process is completed. We have other challenges to address, including de-escalation of forces. But at Kazan, on the sidelines of the BRICS meeting, Prime Minister Modi and President Xi had a meeting. It was agreed that the foreign ministers and the national security advisors would meet. So we will have to look, at further building on this. और इस बीच डेमचौक के बाद डेप्सांग इलाके में भी भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। हमारे सहयोगी यावर सैफी ने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए पहुंचाई। डेमचौक के बाद दपसिंग में भी पेट्रोलिंग की प्रक्रिया जो है भारतीय सेना के द्वारा वो की गई है। अब जो है, जो दो फिक्शंस बताए गए थे दपसिंग और डेमचौक, उसमें जो है भारतीय सेना की तरफ से पेट्रोलिंग पूरी कर दी गई है। जब तक डेमचौक में जो है इंडिपेंडेंट जरिए से चाइनीज फोर्सेस ने जो है वहां पर पेट्रोलिंग की है। इस वक्त हम पैंगोंग लेक पर है, जो कि एलएसी से सटे हैं और ईस्टर्न लद्दाख में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेना की जो स्पेशलाइज्ड बोट है, आईटीबीपी की जो स्पेशलाइज्ड बोट्स है, वो इस पैंगोंग लेक का जो है मुआसरा कर रही है। और पूरे इलाके को जो है एक स्ट्रिक्ट विजिल में लिया गया है, क्योंकि जो कल डेप्संग के बाद सुरक्षा है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मानी जा रही है, जबकि बायलैटरल रिलेशंस जिन्हें कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच, उसमें जो है सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि बीते 4.5 साल में जिस तरीके से तनाव बना हुआ था दोनों देशों के बीच, उसके बाद से जो है लगातार कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स भी हो रही थी और उसके बाद WMCC की मीटिंग्स भी हो रही थी। और जो काजन में ब्रिक्स समिट के बाद जिस तरीके से एक मीटिंग हुई, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ये कि झारखंड में आज योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हुई। योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराया अपना नारा, जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा उठाया। घुसपैठ के मुद्दे पर सोरेन सरकार को जमकर घेरा। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए,
ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। चुनाव के कैंपेन में योगी की हाई डिमांड पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है ध्रुवीकरण का आरोप। नसीम खान का बयान सामने आया, बीजेपी का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। नाना पटोले ने कहा योगी जितना ज्यादा आएंगे एमवीए को उतना ज्यादा फायदा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक तारीख और इतिहास रहा है इस देश में। उनकी हर राजनीति ध्रुवीकरण पर आधारित होती है। मौका परस्ती जिसको कहा जाता है, जब जिस चुनाव में जिस समय में जो उनको सूट करता है वही वो करते हैं। उनको कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है। राष्ट्रीयता की बात सिर्फ भाषणों में कहने के लिए है, लेकिन जीवन में या इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है। उनके अंदर, उनकी नीतियों में नहीं वो कहीं दिखाई देता है। तो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा की है और इस देश की जनता और खास करके महाराष्ट्र की जनता जो छत्रपति शाहू और अंबेडकर और फुले की विचारधारा को मानने वाला राज्य है, वो राज्य की जनता ये सब चीजों को उनकी जगह सामने कोई जगह नहीं है। जैसे योगी के तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 15 से ज्यादा डिमांड अब तक आ चुकी हैं। ना ज्यादा महाराष्ट्र पाएंगे उतना हमारे महाविकास आघाड़ी को फायदा होगा। मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला हुआ। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित किया। यूपी मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक घोषित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य। मदरसा मजहबी शिक्षा भी देता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका भी शिक्षा ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए। मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। यूपी मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट 2004 की संवैधानिक मान्यता बरकरार रखी है, जिससे 13 लाख छात्रों को राहत मिली। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसे मजहबी शिक्षा भी देते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा ही है। एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के अनुरूप जो भी उस माननीय न्यायालय ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए SCRT का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी, हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को ज़रूर करेगी। और बहुत जल्दी से ये जान लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। 2004 में मुलायम सरकार में बना था ये मदरसा एक्ट। मार्च 2024 में मदरसा बोर्ड एक्ट असंवैधानिक घोषित किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोर्ड को असंवैधानिक बताया था। मदरसा बोर्ड ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 13 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। और आगे आपको दिखाएंगे निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। लेकिन पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से देखिए। दिल्ली के प्रीत विहार में चेन स्नैचिंग हुई। स्कूटी सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। घर लौट रही महिला की चेन लूटी गई। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके अब छानबीन शुरू कर दी है। प्रीत विहार इलाके में दिन दहाड़े एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई। पीड़िता शाम को पार्क में टहलने के बाद घर लौट रही थी। तभी 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने उसके गले से सोने की चेन छीनकर और फिर वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में इस फुटेज के आधार पर उनकी शिनाख्त और पहचान के बाद उनकी तलाश में लगी हुई।
निजी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1978 का फैसला पलट दिया। हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कुछ संपत्तियों का इस्तेमाल हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है। सार्वजनिक हित के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल हो, हर निजी संपत्ति सार्वजनिक संसाधन नहीं मानी जा सकती। 1978 का फैसला समय के अनुरूप नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने 1978 में दिया गया अपना ही फैसला पलटा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजेस की बेंच ने 7-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। बेंच ने 1978 में दिए गए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें काबिज हो सकती। यूपी में डीजीपी नियुक्ति के नियम बदलने पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। अखिलेश का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है, व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे कि नहीं। यूपी में डीजीपी की तैनाती के लिए नियमावली तैयार हो गई है जिसको योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब यूपी में ही डीजीपी का नाम तय होगा। इसके लिए यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी नए डीजीपी का चयन करेगी। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के मुताबिक नई व्यवस्था में बनाए गए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। यहां आपको वो ट्वीट भी दिखा रहा हूं जो अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने ये लिखा है कि सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रह पाएंगे या नहीं। और इसको लेकर डीजीपी के केस में अखिलेश यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। अखिलेश यादव को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, कहा गया है। अखिलेश अपने गम दूर करने के लिए ऊल जलूल बातें कहते रहते हैं। को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने क्या कहा? मेरे ऊपर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, जगदंबिका पाल ने कहा है। मैं कमेटी को में सबको बोलने का मौका देता हूं। आरोपों के पीछे का मकसद राजनीतिक है या कुछ और मैं जानता नहीं। अब तक हम जेपीसी की 20 बैठकें कर चुके हैं। हर किसी को विरोध करने का, अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल पर विपक्षी सांसदों ने तानाशाही के आरोप लगाए। इन सांसदों ने समिति से अलग होने की चेतावनी दी। उनका आरोप है कि पाल विपक्ष की राय लिए बगैर एक तरफा निर्णय ले रहे हैं जिससे विपक्षी सांसदों को बिल पर अपनी बात रखने का सही मौका मिल नहीं पा रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफर किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है सुबह 11 बजे शाम तक। सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे पोजीशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफर किया तो उसका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सके। महाराष्ट्र चुनाव में उम्मीदवारों के विवादित बयान की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और इसके साथ ही उम्मीदवारों के खिलाफ केस भी दर्ज होते जा रहे हैं। संजय राउत के भाई सुनील राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार सुनील राउत के खिलाफ विरोधी दल की महिला उम्मीदवार के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने पर केस दर्ज हुआ है। विकरोली विधायक सुनील राउत ने एकनाथ शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सुनील राउत के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने सुवर्णा करंजे पर विवादित बयान देने के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई है। सुवर्णा करंजे ने विकरोली पुलिस थाने में जाकर इस बात की शिकायत लिखवाई। टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। सही बात है। सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की। लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं।
सब पीछे सब पीछे सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बना नहीं था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 साल को काटेंगे बकरी को अपन। उन्होंने कहा बलि का बकरा। अब आप मुझे बताइए कहां से ये आप इसको मिसोजिनी सेक्सिज्म से जोड़ा जा रहा है। मुझे दुख इस बात का होता है कि ऐसे मुद्दों को सेक्सिज्म से जोड़ा जा रहा है, मिसोजिनी से जोड़ा जा रहा है, जो कि मुद्दे नहीं हैं। आज क्या वो जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वो 10 गलियां उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की नाम ले सकते हैं जिसके बारे में ये लोग, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में ये लोग आरोप लगा रहे हैं या जहां से वो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं? दुख इस बात का होता है कि महिलाओं के ऊपर, जो महिलाएं राजनीति पे आती हैं, उनके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है। खुलेआम मंच पे कुर्ला में भोजपुरी गाने पे एक महिला को नचवाया गया इसी पार्टी से, और ये महिलाओं का नाम लेकर बलि का बकरा तो आज पहली बार मैं सुन रही हूं कि आप किसी से जोड़ लें, महिलाओं से जोड़ लें। जयपुर में हिंदू लड़की से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को धोखा देने का आरोप है। आरोपी आसिफ ने झूठे वादे करके लड़की को प्रेम जाल में फांसा। आरोपी आसिफ पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पीड़िता ने आसिफ पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप भी लगाया है। मामला गुलाबी सिटी का, जयपुर का, जहां एक प्रतिमा नाम की युवती ने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर धोखे से शादी करने की शिकायत पुलिस को दी है। आरोप है कि शादीशुदा आरिफ ने प्रतिमा को प्यार के जाल में फांसा, पीड़िता की प्रॉपर्टी बिकवाकर पैसे हड़प लिए। बाद में पता चला कि आरिफ तो पहले से शादीशुदा है, 5 बच्चों का बाप भी है। प्रतिमा ने जब आरिफ से उसके पैसे मांगे तो आरिफ ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने और क्या आरोप लगाए, देखिए। मेरा घर वापस लेना चाहती हूँ और मेरी बच्ची और मेरी सुरक्षा। कितना पैसा दिया तुमने उसको? सब 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए पूरा कमाई तुम्हारा है ना? हाँ, मेरी प्रॉपर्टी सेल करके मैंने यहाँ पर। क्या नाम तुम्हारा बताओ? कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से हो? हिंदू हो? हाँ। सनातनी हो? हाँ। इसने कैसे फंसाया तुम्हें? कुछ नहीं, पहले तो शादी वगैरह के वो दिया, 3 बार इसने दवाइयाँ भी खा चुकी, इसकी फैमिली को भी पता है, और इसकी पहली शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में पता चला, जब तक तो मेरे पेट में बच्ची रह गई थी। और अभी मैंने जो फ्लैट सेल किया है वो इसने बोला था मुझे जिम के बिजनेस के लिए दे देना, मैं वापस करूँगा, और इसके सबूत वो जो जिनसे खरीदा है ना अभी शंकर, वो भी। और इस युवती ने बताया कि आरोपी आरिफ से शादी के बाद दोनों को एक बेटी हुई, और इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि आरिफ ने तो पहले से शादी कर रखी है, उसके 5 बच्चे भी हैं। पीड़िता ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य से मदद की गुहार लगाई। बीजेपी विधायक पीड़िता को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे, जहां आरोपी आसिफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले को बताती ये तस्वीरें देखिए। आरोपी आरिफ इनायत अली तस्वीर में बाईं तरफ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पीड़िता जिसने आरोप लगाए हैं किस तरीके से उसने धोखा देकर शादी की, और समर्थन में अब बालमुकुंद आचार्य आ गए हैं और वही इस पीड़िता को लेकर कमिश्नरेट पहुंचे। मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर देखिए। प्राइमेट 4 वाटर प्लांट में लगी भयानक आग, फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। घटना महू में वाटर फैक्ट्री की बताई जा रही है। पानी की बोतल बनाने वाले प्लांट में अचानक जोरदार धमाकों के साथ आग लग गई। वहां मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। जैसे तैसे प्लांट के कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर निकले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। और इंदौर के बाद यह खबर सागर से। सागर के हिलगन गांव में तेंदुआ दिखा। खेत में तेंदुए के भागने का वीडियो भी सामने आया। तेंदुए के दिखने से गांव में अब खौफ है। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है। यहां पर आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस दायरे में खास तौर से आप देखिएगा, वो तेंदुआ भागता हुआ और खेतों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने इस वीडियो के आधार पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब तेंदुए को घेरने पकड़ने में जुट गया है। और भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजा है। अगली खबर प्राइमेट 4, विकिपीडिया को नोटिस क्यों भेजा गया? भारत सरकार की तरफ से विकिपीडिया को नोटिस, विकिपीडिया को पब्लिशर क्यों ना माना जाए यह पूछा गया है। एक तरफा और भ्रामक सूचना को लेकर यह नोटिस दी गई है। नोटिस में कई गलत जानकारियां और शिकायतें, इनका भी जिक्र किया गया है। आप जानते हैं विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो ओपन टू ऑल है। इसमें कोई भी जाकर किसी भी जानकारी को एडिट कर सकता है और वो एडिटेड जानकारी वहां पर पड़ी होती है। और इस वजह से कई बार कुछ तथ्यों के संदर्भ में भ्रामक बातें भी सामने आई हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विकिपीडिया से ये पूछा है कि क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए ये जानकारी दी जाती है और उसमें कोई भी जाकर एडिट कर सकता है और वो जानकारी वहां एडिट हो सकती है उसके मन मुताबिक, इसलिए आपको पब्लिशर क्यों ना माना जाए। भारत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। किस बात को लेकर? आतिशी ने कहा था बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। हमने अच्छे स्कूल, अच्छा स्वास्थ्य विभाग दिया। बीजेपी राज में सिर्फ गुंडागर्दी हुई, आतिशी ने कहा। आदमी पार्टी की सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार का, जो 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार का मॉडल। और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस का मॉडल, जिसमें क्राइम है, जिसमें रंगदारी है, जिसमें फायरिंग है, जिसमें गुंडागर्दी है, जिसमें दिल्ली को मुंबई की तरह अंडरवर्ल्ड बनाना है। तो ये दिल्ली वालों को साफ है कि अगर गलती से उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए भी बीजेपी को वोट दे दिया तो जो बंटा धार लॉ एंड ऑर्डर का किया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का भी वही हाल कर देंगे। हमले को लेकर भारत की सख्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। जयशंकर yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है? मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं और हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं, लिखा प्रधानमंत्री ने। और कनाडा पर हमले को लेकर संत समाज में खासा गुस्सा है। भारत में भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई है। हिंदू संगठनों में आक्रोश दिखाई दिया है। यहाँ देखिए, कल जम्मू में प्रदर्शन हुआ था और आज देखिए यहाँ ये प्रदर्शन लगातार जारी हैं। और आपने देखा कि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने भी इसको लेकर अपना सख्त रुख दिखाया है। ट्रूडो जो